Hello and welcome in my YouTube channel The Best Performer in Modern Life। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, परिमेय संख्या। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन यानी सभी नंबर्स के बारे में। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 के इन्फिनिटी तक, यानी सभी संख्याएं, ये सारी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं ने पूर्ण संख्या का जन्म दिया, यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं थे, जिसमें जीरो जुड़ जाने पर ये प्राकृतिक संख्या बना। यानी हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब पूर्ण संख्या से बात नहीं बनी, इसमें कुछ नेगेटिव नंबर छूट गए, कुछ माइनस के नंबर छूट गए, जिससे हमको एक नए नंबर की उत्पत्ति हुई, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। यानी माइनस के साथ सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक में भी हमको कुछ दिक्कतें आने लगी, जिससे हमको एक नए नंबर का खोज करना पड़ा, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वैसी संख्याएं हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यों जीरो के बराबर नहीं है। क्योंकि अगर हम क्यों जीरो के बराबर देते हैं, यानी हम किसी नंबर को हम 3/0 लिखते हैं, तो ये मेरा इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हम क्यों को जीरो के बराबर नहीं लेते हैं। यानी सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, और उसमें से हम कुछ बटे के वाला नंबर भी जोड़ देते थे, वो भी मेरा एक परिमेय संख्या बन जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। उसमें से पहला जो गुणधर्म है वो मेरा है संवृत या संवरक नियम, जिसे हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ सबसे पहले पूर्ण संख्या, क्लोजर लॉ हम उस लॉ को कहते हैं, यानी हम जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लेंगे वही राइट हैंड साइड में अगर सेटिस्फाई कर गया, तो ये समझेंगे कि क्लोजर लॉ उसमें मतलब वो संख्या उसके अंतर्गत संवृत हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण संख्या, जो कि पूर्ण संख्या योग तथा गुणन के अंतर्गत संवृत है। यानी हम यहाँ पूर्ण संख्या, इधर अगर दो पूर्ण संख्या का योग करते हैं तो इसका हमें जो योगफल मिलता है वो भी एक पूर्ण संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। उसके बाद जो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं पूर्ण संख्या का, तो हमें एक पूर्ण संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब गुणन के अंतर्गत भी पूर्ण संख्या संवृत हैं। अब देखिए, ये जो दूसरी बात है कि पूर्ण संख्या वैकलन हम घटाव को कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। यानी वैकलन तथा भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। यहाँ अब देख सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे 3 और 5 दोनों पूर्ण संख्या है, लेकिन 3 से जब हम 5 को घटाते हैं तो मेरा -2 प्राप्त होता है, जो कि मेरा एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि एक इंटीजर है। आप यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हम 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये हम सिर्फ एक ही के लिए लागू होने पर नहीं होगा, ये सबके लिए लागू होना चाहिए। इसलिए कि 3 - 5 करने पर -2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए एक सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत संवृत नहीं है। अब वहीं अगर हम भाग में देखें तो 7/3, जो 7 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है, लेकिन जब उसका भाग करते हैं तो भागफल मेरा एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, अर्थात पूर्ण संख्या वैकलन तथा भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। उसके बाद अब बारी आती है पूर्णांक की। अभी हमने पढ़ा पूर्ण संख्या के बारे में, अब पढ़ेंगे पूर्णांक। अब देखेंगे पूर्णांक योग, वैकलन मतलब घटाव, पहले भी मैंने आपको बताया, तथा गुणन के अंतर्गत संवृत है। जैसे में -4 एक पूर्णांक है,
और 6 भी एक पूर्णांक है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें योगफल 2 प्राप्त होता है जो कि एक पूर्णांक है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संविलित है। वहीं हम घटाव में देखते हैं, व्यकलन में देखते हैं तो 5 माइनस 8 जो कि -3, 5 और -8, 5 और 8 दोनों मेरा पूर्णांक है, और जब उसको हम घटाते हैं तो हमें -3 प्राप्त होता है जो कि एक पूर्णांक है। वहीं हम गुना के रूप में देखते हैं तो 4 गुना 5 यानी 4 और 5 दोनों पूर्णांक है, और जब हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें गुणनफल के रूप में 20 प्राप्त होता है जो कि एक पूर्णांक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग, व्यकलन तथा गुणन के अंतर्गत संविलित है। अब देखेंगे पूर्णांक भाग के अंतर्गत संविलित नहीं है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि 3/5, जब हम इसका भाग करते हैं तो 3/5 प्राप्त होता है जो कि एक पूर्णांक नहीं है। ये हमने अभी आपको बताया कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। उसी प्रकार -6 भी एक पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। जब उसका हम भाग करते हैं तो -3/2 प्राप्त होता है जो कि एक मेरा परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत संविलित नहीं है। अब देखेंगे कि परिमेय संख्या, अब तीसरा नंबर की बारी आती है परिमेय संख्या। हम देखते हैं कि परिमेय संख्या योग, व्यकलन, गुणन तथा भाग के अंतर्गत संविलित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम अगर दो परिमेय संख्या का योग करें तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा, यानी दो परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा। वहीं दो परिमेय संख्या को हम अगर घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। और गुना भी करेंगे दो परिमेय संख्याओं का तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा, और दो परिमेय संख्याओं का भाग भी करेंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संविलित है, परिमेय संख्या व्यकलन के अंतर्गत संविलित है। व्यकलन हम बार बार कह रहे हैं कि व्यकलन हम घटाव को कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत भी संविलित है, और परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी संविलित है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे लॉ के बारे में जो कि है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें आप देख सकते हैं कि a+b बराबर b+a के बराबर होता है, और हम अगर a+c+b लिखा हुआ है कहीं तो हम उसको a+b+c लिख सकते हैं। यह कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत आता है। यह देख सकते हैं कि योग तथा गुणा कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। यानी अगर हम 5+3 लिखे कहीं तो हम उसको 3+5 लिख सकते हैं, रिजल्ट मेरा सेम आएगा। यानी 5+3 मेरा 8 आएगा, और 3+5 भी करेंगे तो 8 आएगा। और वहीं गुना में देखेंगे तो 6 × 2 करेंगे तो 12 आएगा, और 2 × 6 भी करेंगे तो 12 आएगा। यानी जब हम जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट सेम आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग तथा गुणा कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि व्यकलन यानी घटाव, सब्ट्रैक्शन तथा भाग कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। हम देख सकते हैं कि 3 - 5 बराबर नहीं होगा 5 - 3 के। यानी हम 3 से जब 5 को घटाएंगे तो हम मेरा रिजल्ट -2 आएगा, और वहीं हम 5 से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी -2 2 के बराबर नहीं, अर्थात व्यकलन कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। वहीं हम अगर भाग में देखें, डिवीजन में, तो 6/3 जिसमें मेरा रिजल्ट आएगा 2, और वहीं 3/6 करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा आधा, यानी 0.5। अर्थात ये 2 1/2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं तीसरा और आखिरी लॉ जो कि सहचर्यता या सहचारिता, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं जिसे। यानी जब हम 3 संख्या लेते हैं तब उसके बात कर रहे हैं। जब हम 3 संख्या लेते हैं तो उनमें से पहले 2 संख्या का हम योग करते हैं, उसके बाद तीसरा संख्या का योग करते हैं, और फिर दूसरी तरफ पहला संख्या रख देते हैं और 2 लास्ट वाले संख्या का योग करते हैं तो मेरा रिजल्ट सेम आता है। उसी तरह मल्टीप्लाई में भी मेरा रिजल्ट सेम आता है। आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए यहाँ हम 2 × 3 6 और 6 × 5 30, और यहीं 2 × 3 × 5 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 15 और 15 × 2 30। इसका मतलब ये सहचार्यता जो है तो योग तथा गुणन के अंतर्गत का पालन करते हैं। उसी तरह हम अगर सब्ट्रैक्शन का बात करें तो ये दोनों
ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का पालन नहीं करते हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ वैकलन और भाग एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। हम अब देख सकते हैं कि अगर a माइनस बी माइनस सी, जब मैंने पहले इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन किए उसके बाद इसका सब्ट्रैक्शन किए तो मेरा रिजल्ट आया 2, और वहीं अगर इसका पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किए उसके बाद इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन किए तो मेरा रिजल्ट आया 6। और देखो 2 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन वैकलन सहचारिता का पालन नहीं करते हैं। उसी तरह डिवीजन में अब देख सकते हैं इसमें रिजल्ट आया मेरा 2 और इसमें रिजल्ट आया 18। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग सहचारिता का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद जो बात आती है एक अति योज्य तत्समक जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, वो होता है 0, और गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं योज्य प्रतिलोम जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स की। एडिटिव इन्वर्स हम उसे कहते हैं जब दो संख्याओं का योग अगर योज्य तत्समक के बराबर हो जाए तो हम एक संख्या को दूसरे संख्या का एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। यानी जब हम 5 और -5 को जोड़ेंगे तो मेरा 0 आएगा, जो कि एक योज्य तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी हम एडिटिव आइडेंटिटी योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए किसी संख्या का सिर्फ हम साइन में चेंजिंग कर देते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसका मतलब यहाँ अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस में, और यहाँ अगर माइनस में है तो प्लस में, यानी 5 का योज्य प्रतिलोम -5 और -5 का योज्य प्रतिलोम 5। अगर हम वही अगर बात करें 3/2 का योज्य प्रतिलोम तो इसका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा -3/2। व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, रेसिप्रोकल या उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसे कहते हैं जब किसी दो संख्याओं का गुणा किया जाए और दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर गुणात्मक तत्समक के बराबर आ जाए यानी 1 के बराबर आ जाए तो हम उसे कहते हैं एक संख्या को दूसरे संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, यानी हम 5 गुना 1/5 करें तो मेरा रिजल्ट आएगा 1, जो कि एक गुणात्मक तत्समक है। वहीं 3/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 6/3 आया, अर्थात हम 3/6 का 3/6 और 6/3 को मल्टीप्लाई करें तो मेरा रिजल्ट आएगा 1। इसका मतलब ये दोनों इस 3/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 6/3 और 6/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/6 है। अगर वही बात आए कि 3/6 का क्या गुणात्मक प्रतिलोम 2 है तो इसको चेक करने के लिए आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/6 गुना 2, अगर 2 × 6 3 यानी मेरा रिजल्ट आ गया 1। इसका मतलब कि 3/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 हो सकता है। 0, जी हाँ, आप देख सकते हैं 0 का कोई व्युत्क्रम प्रतिलोम नहीं है। यानी हम 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 0/1 को हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं। इसका वैल्यू तो 0 आएगा लेकिन इसका वैल्यू आ जाता है इन्फिनिटी, इसीलिए 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। एक आता है वितरण का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये इस प्रकार है कि a × b + c, जब हम उसको अगर अलग अलग कर दिए, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, a b के साथ भी मल्टीप्लाई है और c के साथ भी मल्टीप्लाई है। इसको हम a × b + a × c लिख दिए तो ये मेरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।